नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाक्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज है वाक्य रचना। वाक्य की रचना पदों से होती है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय इनमें से कोई सा भी हो सकता है। हिंदी भाषा में वाक्यों का क्रम क्या होता है? सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है। जैसे गाय घास खाती है, इसमें कर्ता कौन है? गाय करता है। कर्म घास, क्रिया खाती है। अब आगे है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता के विषय में जो कहा जाता है वो ही क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। यह विशेषण हो सकता है और कर्ता भी हो सकता है। कर्ता की विशेषता बताने वाला उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। दूसरा विधेय। कर्ता या उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय कहलाता है और इस विधेय का विस्तार कर्म का विस्तार कहलाता है। कर्म विस्तार प्लस कर्म या पूरक विधेय प्लस पूरक क्रिया का विस्तार प्लस क्रिया, ये वाक्य का क्रम होता है। जैसे है एग्जाम्पल है, आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध स्थल है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं और कौन कौन से विधेय हैं। तो इसमें कर्ता कौन हो गया? कर्ता हो गया ताजमहल और कर्ता का विस्तार हो गया आगरा का। कहाँ का है? आगरा का। ये कर्ता का विस्तार हो गया। पूरक क्रिया क्या हो गई? स्थल। और पूरक का विस्तार हो गया प्रसिद्ध और क्रिया क्या है? क्रिया का विस्तार है। दूसरा देखते हैं, सभी स्त्रियों ने गीत गाए। इसमें सभी जो है वो तो उद्देश्य का विस्तार हो गया। उद्देश्य हो गया स्त्रियों ने, तो स्त्रियां तो उद्देश्य है, कर्ता है, और सभी इसका विस्तार है, इनके बारे में कहा जा रहा है। गीत हो गया विधेय का विस्तार और विधेय हो गया गाय। जो क्रिया होती है वो विधेय होती है और गीत इसका विस्तार हो गया। आगे है वाक्य के प्रकार। वाक्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधिवाचक वाक्य, ये क्या होता है? क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध किस वाक्य में होता है? विधिवाचक वाक्य में होता है। निषेधवाचक दूसरा है, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है, ये नकारात्मकता का बोध कराता है। तीसरा है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य, इसमें हर्ष, घृणा, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, इसमें आदेश और अनुमति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है इच्छावाचक, इसमें इच्छा या आशीर्वाद प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट है संदेहवाचक, इसमें संभावना या शक प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट है संकेतवाचक, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यह यदि और तो इन योजक शब्दों से जुड़ा होता है। आगे है रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, ये क्या होता है? इसमें एक कर्ता होता है। कर्ता कौन होता है? उद्देश्य होता है। वह इसमें एक ही क्रिया होती है, क्रिया विधेय होता है। जैसे टीना खाना खा रही है, इसमें कर्ता कौन है? टीना है, तो टीना उद्देश्य हो गया और वो एक ही काम कर रही है, मतलब एक ही क्रिया कर रही है खाने की, तो खा रही है क्या हो गया? विधेय हो गया। तो ये है सरल या साधारण वाक्य। दूसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य, इसमें क्या होता है? इसमें एक तो प्रधान उपवाक्य होता है
तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो उस प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं, वो आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। सबसे पहले है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। यह है कि जो योजक शब्द है उससे जुड़ा होता है। जैसे गीता ने कहा कि मैं ईमानदार, तो गीता ने कहा एक वाक्य हो गया, मैं ईमानदार हूँ दूसरा वाक्य हो गया। और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? की कर रहा है। की कौन सा वाक्य? की है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। की के द्वारा ये दूसरा वाक्य जोड़ा जाता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य। आगे विशेषण आश्रित उपवाक्य में क्या होता है? जो, जिसका, जिसकी, जिससे, ये शब्द जिस वाक्य के शुरू में प्रकट हो तो ये कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। जैसे जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, तो ये जो से शुरू हो रहा है तो ये विशेषता प्रकट कर रहा है, तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, इसमें जब, तब, यदि, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, इसलिए, जहाँ, वहाँ आदि योजक शब्द आते हैं। जैसे सुनील ने जैसे धन कमाया वैसे ही खर्च कर दिया, तो इसमें जैसे जो है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार, जैसे ही, तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। नंबर 3 वाक्य है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ है जोड़ना। इसमें 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या फिर समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं। संयोजक शब्द कौन कौन से होते हैं? तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, और, लेकिन, बल्कि आदि, ये योजक शब्द हैं, तो इनसे जुड़े होते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ और वह सोता है, इसमें 2 वाक्य आ गए, एक तो मैं पढ़ता हूँ, एक वह सोता है। इसमें 2 कर्ता हो गए अलग अलग और वो संयोजक शब्द और से जुड़े हुए होते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। आगे है कुछ नोट दे रखा है कि यदि वाक्य में संप्रदान, अपादान, करण, अधिकरण, कारक एक साथ आने पर उनको इस क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, तो उनका क्रम क्या क्या होना चाहिए वो देखो। सबसे पहले कर्ता होना चाहिए, फिर अधिकरण कारक, फिर अपादान कारक, फिर संप्रदान कारक और फिर करण कारक और फिर क्रम होना चाहिए। तो ये वाक्य का क्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है यदि वाक्य में 2 अधिकरण कारक एक साथ आ जाते हैं तो पहले कालवाची मतलब समयवाची को और बाद में स्थानवाची को रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है डाकू दोपहर में ही गांव में घुस गए, तो इसमें 2 अधिकरण आ गए, दोपहर में और गांव में। तो कालवाची है वो है दोपहर में और स्थानवाची है वो गांव में, तो इस क्रम में ये वाक्य होना चाहिए। तीसरा है यदि वाक्य में 2 क्रम एक साथ आते हैं, कौन कौन से? गौण क्रम जिसको सजीव क्रम बोलते हैं और मुख्य क्रम जिसको निर्जीव क्रम बोलते हैं। ये साथ आ जाएं तो किस प्रकार इनको लिखा जाता है? तो पहले क्या होता है? सजीव क्रम आएगा गौण क्रम और फिर मुख्य क्रम क्रिया के साथ आएगा। जैसे राजा ने देशद्रोही को दंड दिया, इसमें देशद्रोही क्रम है और दंड क्रम है। देशद्रोही गौण क्रम है मतलब सजीव क्रम और दंड मुख्य क्रम है निर्जीव क्रम है, जो क्रिया से पहले आया है, दिया क्रिया से पहले आया है। स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषणों को कर्ता से पहले व बाद में कहीं भी लिख सकते हैं। उपाधि सूचक शब्द विशेष्य के अंत में और पदवी सूचक विशेष्य के शुरू में आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।